प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पम एजुकेशन में। प्रतियोगियों, हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग, और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग अब तक धर्माश्रित काव्य पढ़ रहे थे और धर्माश्रित काव्य पूरा हो चुका है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे, आगे हम राज्याश्रित काव्य पढ़ेंगे। राज्याश्रित काव्य को हम पढ़ेंगे। राज्याश्रित काव्य में मैंने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको बताया था कि जो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है, आदिकाल को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें धर्माश्रित काव्य है, दूसरा राज्याश्रित काव्य और तीसरा लौकिक काव्य या लोकाश्रित काव्य है। तो हम लोग राज्याश्रित अब पढ़ेंगे। धर्माश्रित पढ़ चुके हैं, अब हम लोग राज्याश्रित पे चलते हैं। तो इस राज्याश्रित काव्य के अंतर्गत क्या आता है? जैसे धर्माश्रित काव्य में क्या था कि जिसमें धर्म से संबंधित बातें की जाती थी, जो धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जो भी रचनाएं लिखी गई थी और जिनको धर्म का आश्रय प्राप्त था, यानी कि जैसे सिद्ध साहित्य हो गया, नाथ साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, इसको क्या था, इसमें धर्म की बातें होती थी, यानी कि किसी न किसी संप्रदाय या पंथ को लेकर ये काव्य रचना होती थी और उसको धर्म का आश्रय प्राप्त था। जैसे सिद्ध साहित्य में भगवान बुद्ध के वचनों को लेकर के, उनके दिखाए मार्ग को लेकर के रचनाएं लिखी जाती थी और 84 सिद्धों की बात की जाती थी। 84 सिद्ध अपने अपने तरीके से ग्रंथ लिख रहे थे। तो ये क्या था, उनको धर्म का आश्रय प्राप्त था और उसमें सभी लोग, जो आम जनमानस था, वह भी उस में जा सकता था, उसमें पंथ में दीक्षित हो सकता था और होता भी था। और इस प्रकार से उनको बराबर का दर्जा दिया जाता था, उसमें कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं होता था। ऐसे ही नाथ साहित्य आता है, जो गोरखनाथ के को लेकर के एक पंथ चलता है और गोरखनाथ उसका प्रचार प्रसार करते हैं, संस्थापक आचार्य माने जाते हैं और इस तरह से गोरख पंथ चलता है। फिर ऐसे ही महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म का प्रतिपादन किया जाता है और जैन धर्म चलता है। तो इस तरीके से वो क्या हो गया, वो धर्म के, उन्हें क्या था, धर्म का आश्रय प्राप्त था, इसलिए वो धर्माश्रित काव्य कहे गए। अब ऐसे ही राज्याश्रित, यानी कि जिनको राजाओं का या राज्य का आश्रय प्राप्त था, जिस साहित्य को, उसको हम राज्याश्रित कहते हैं। यानी कि ऐसे कवि जो राजा के आश्रय में रहते थे, उनके राज्य में रहते थे, उनके राज कवि कहे जाते थे, उनको उपाधियां दी जाती थी विभिन्न प्रकार की। तो वो क्या करते थे, वो जो काव्य लिखते थे वो राजाओं के विषय में लिखते थे, राजाओं की प्रशस्तियाँ लिखते थे, राजाओं का गुणगान करते थे, उनके युद्धों का वर्णन, उनके अंतःपुर में रहने वाली स्त्रियों का वर्णन, रानी का वर्णन करते थे। तो उसको क्या कहा गया कि वो राज्य के आश्रय में रह करके, यानी कि राजा के देख रेख में उनके पालित कवि होते थे और राज्य के आश्रय में रह करके जो भी रचनाएं करते थे, तो उसे कहा गया कि वो राज्याश्रित काव्य है। और इसी राज्याश्रित काव्य को हम रासो काव्य के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम रासो काव्य कहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य शुक्ल ने कुल ऐसे प्रमाणिक मतलब 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है रासो काव्य के अंतर्गत, जिसमें क्या है, राजाओं का प्रशस्ति गान वर्णित है। तो ऐसे 12 ग्रंथों के आधार पे उन्होंने रासो काव्य की परिकल्पना की और एक विभाग किया, जिसको रासो का साहित्य के अंतर्गत रखे। यानी कि उन जो 12 कवियों के ग्रंथों का उन्होंने उल्लेख किया, वो क्या थे, वह किसी न किसी राजा के आश्रय में लिखे गए थे और किसी न किसी राजा का ही वर्णन करते थे, उनके जीवन का, उनके चरित्र का, उनके युद्ध का, उनके ही का प्रशस्ति गान करते थे। तो इसलिए उनको कहा गया कि वो रासो काव्य लिख रहे थे। ऐसे कवियों को चारण या भाट कवि भी कहा जाता था। यानी कि आदिकालीन साहित्य क्या था, आदिकालीन साहित्य में जो वीर भावना से प्रेरित काव्य लिखे जा रहे थे, जिसमें वीरता का, इसको वीर काव्य भी कहते हैं, रासो काव्य वीर काव्य, यानी कि वीरता, राजाओं की वीरता से प्रेरित होकर के जो भी रचनाएं लिखी जाती थी, जो काव्य लिखे जाते थे, उसका महत्वपूर्ण स्थान है और उसको हम रासो काव्य के नाम से जानते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि आदिकाल में ही जैसे जैन कवियों द्वारा जैन काव्य का सृजन हुआ, किंतु वो क्या था, वो
उसको भी हम क्या कहते हैं, रास साहित्य के नाम से जानते हैं। जो जैन कवियों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया, जिसे जैन साहित्य आप कहते हैं, उसका एक दूसरा नाम मैंने आपको बताया है कि उसको रास साहित्य के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग अगर पिछली कक्षा को नहीं देखे हैं तो आप लोग पुनः चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में जा कर के जो पिछली कक्षा है जैन साहित्य पे जो पढ़ाई कक्षा दी जा चुकी है, आप उसको एक बार पुनः देखेंगे। तो जैन साहित्य को ही रास साहित्य कहते थे, लेकिन रास और रासो थोड़ा सा मात्राओं का अंतर है कि रास में क्या था, रास जो था वो नृत्य परक रचना थी, गीत परक रचना थी, नृत्य परक, और जो पूजा पाठ से संबंधित थी, यानी कि जो भी जैन धर्म की उपासना पद्धति थी उसकी जो रचना हुई, उससे संबंधित जो साहित्य लिखा गया उसको रास साहित्य कहा गया। उसमें जो रास साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था रास परंपरा का, कि जैन धर्म के जो जैन धर्म के अनुकूल प्रचार प्रसार करना, धर्म का प्रचार करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था, इसलिए उसको रास साहित्य कहा गया। किंतु रासो काव्य जो है, रासो काव्य में मूल अंतर ये है कि ये राजाओं के प्रशंसा से संबंधित काव्य था, साहित्य था। रास में ईश्वर की प्रशंसा की जा रही थी, ईश्वर की महिमा का गुणगान किया जा रहा था। जो जैन तीर्थंकर होते थे उनके जीवन चरित्र को लिखते थे, नियम आचार्य को लिखते थे। और रासो साहित्य में राजाओं के विषय में लिखते थे, राजाओं के जीवन का वर्णन करते थे, उनके युद्ध का, उनके कौशल का, उनके राज्य का, उनके वैभव का, उनकी कीर्ति का अपने साहित्य में वर्णन करते थे, इसलिए उसको रासो काव्य कहा गया। और इसको वीर काव्य भी कहते हैं और राज्याश्रित काव्य के अंतर्गत ये आता है, क्योंकि राजाओं का आश्रय इनको प्राप्त था। अब उसमें हम देखते हैं कि जो आदिकालीन जो चारण कवि हैं, यानी कि जो कवि हुआ करते थे उस समय के राजाओं के आश्रय में रह के जो रचनाएं करते थे, उनको क्या कहते थे, उनको चारण कवि कहते थे या भाट कवि कहते थे। तो आदिकाल में जो चारण कवियों के द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा के लिए वीर रस से परिपूर्ण जो भी रचनाएं की जा रही थी उसको क्या कहा गया, उसको रासो साहित्य कहा गया या रासो काव्य कहा गया। इसीलिए इसको हम राज्याश्रित काव्य के अंतर्गत रखते हैं और इसको वीर काव्य या रासो काव्य के नाम से जानते हैं। इसको जो तासी थे यानी गारसा तासी और शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये लोग क्या कहते थे, ये लोग इसको रासो साहित्य कहते थे कि जो भी चारण कवियों के द्वारा, आदिकालीन जो चारण कवि थे उनके द्वारा जो राजाओं की प्रशंसा में जो काव्य लिखे गए वो रासो साहित्य है। किसने किसने माना, गारसा दत्तासी ने, आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जबकि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, ये लोग इसको चारण साहित्य कहें। प्रश्न परीक्षाओं में पूछ सकता है कि चारण काव्य या चारण साहित्य, रासो साहित्य को चारण साहित्य किसने कहा, तो आप लोग याद रखेंगे कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर ग्रियर्सन और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसको चारण काव्य नाम दिया। और उसके साथ ही साथ रासो साहित्य किसने नाम दिया, तो आचार्य शुक्ल और गारसा दत्तासी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन लोगों ने इसको रासो काव्य के नाम से अभिहित किया या संबोधित किया। अब हम क्या देखते हैं कि जो रासो साहित्य है, रासो साहित्य का जो स्थान रहा यानी क्षेत्र विशेष क्या रहा है, तो मुख्यतः यह राजस्थान, इसका जो क्षेत्र रहा है वह मुख्यतः राजस्थान रहा है। राजस्थान और गुजरात पे ये लिखा गया है, यानी कि जैसे जैन साहित्य को देखते हैं कि जैन साहित्य भी राजस्थान, पश्चिमी भारत में, और जो बौद्ध सिद्ध थे वो पूर्वोत्तर में विद्यमान थे। गोरखनाथ अपना पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में, गुजरात में अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो जो राज्याश्रित काव्य थे वो ज़्यादातर उनका जो क्षेत्र रहा है वो कौन सा रहा है, तो वो राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र रहा है, जिसमें रासो साहित्य राजस्थान और गुजरात के राजाओं के आश्रय में रह के लिखने वाले कवियों के द्वारा लिखा गया है, इसलिए उसको रासो साहित्य कहा गया है। जब आप आचार्य शुक्ल ने जो 12 ग्रंथों की सूची दी है, जब आप उसको एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से राजा हुए और उनका
क्षेत्र कौन सा रहा है, तो आप देखेंगे कि जो जितने भी राजा हैं ज़्यादातर राजस्थान के हैं और कुछ क्षेत्र और कुछ राजा गुजरात क्षेत्र के हैं। तो ये था कि ये रासो साहित्य का क्षेत्र हो गया कि कहाँ पे वो रचनाएं होती थी, जो भी रासो साहित्य लिखा गया वो किन क्षेत्रों में रह कर के लिखा गया, किन क्षेत्र विशेष की कहानी उसमें वर्णित है, ये हो गया। अब देखते हैं कि रासो साहित्य का समय क्या रहा। तो रासो साहित्य का जो समय रहा है, समय 9वीं शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य तक रहा है। 13वीं शताब्दी के मध्य तक, का जो समय रहा, यानी कि जो रासो साहित्य लिखने का समय कब से कब रहा, 9वीं शताब्दी से शुरू होता है रासो साहित्य और 13वीं शताब्दी के तक ये चलता है। 13वीं शताब्दी तक ये रासो साहित्य की रचना होती है। फिर 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी क्या होता है कि ये रासो साहित्य लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कि उसकी विशेषताएं क्या हैं, रासो साहित्य की विशेषताएं। इसमें विशेषताएं क्या रही हैं, तो इसमें इसकी विशेषता क्या रही है कि रासो साहित्य मुख्यतः चारण कवियों के द्वारा लिखा जाता था। मुख्यतः क्या लिखा जाता था, मुख्यतः चारण कवियों के द्वारा रासो साहित्य लिखा गया। रासो साहित्य लिखा गया। अब इसमें जो भाषा रही है, हम भाषा की विशेषता देखते हैं कि इसमें भाषा कैसी रही है, यानी किन शैलियों की का प्रयोग हुआ है। तो एक तो ये विशेषता है कि ये मुख्यतः रासो साहित्य किन के द्वारा लिखा गया, तो ये चारण कवियों के द्वारा लिखा गया। और दूसरी विशेषता क्या है कि कवियों की इसमें संकुचित भावना प्रकट हुई है, ये तो पहला हो गया। दूसरी विशेषता क्या है कि कवियों की संकुचित राष्ट्रीय भावना। संकुचित क्यों? संकुचित राष्ट्रीय भावना प्रकट हुई है। यानी कि इसमें क्या रहा है, जैसा कि आदिकालीन साहित्य रहा, आदिकालीन जो रासो साहित्य रहा, यानी कि ये राजस्थान क्षेत्र और गुजरात क्षेत्र के राजाओं की कहानियाँ वर्णित होती थी। तो उसमें क्या था कि जो राजस्थान का भी क्षेत्र था वो भी कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। गुजरात में भी कई राजा रहते थे, छोटे छोटे राज्य उनके होते थे। अब वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे के राज्य पे आक्रमण किया करते थे, आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। एक राजा का दूसरे राजा पे आक्रमण होता था। किसी ने क्या किया कि किसी की सुंदर स्त्री को देख लिया, सुंदर पुत्री को देख लिया, किसी अन्य राजा की सुंदर पुत्री के विषय में सुन लिया कि उनकी कन्या बड़ी सुंदर है, या उनके यहाँ कोई ऐसी वस्तु या विशेष वस्तु के बारे में उनको जानकारी लगी, या उनके धन वैभव की जानकारी मिलते ही वो लोग क्या करते थे, आक्रमण कर देते थे, अपने राज्य विस्तार की बात सोचते थे और आक्रमण करके दूसरे राजा को पराजित करके उसके स्त्री कन्याओं का हरण कर लेते थे, उनके राज्य का में जाकर के लूटपाट करते थे। राज्य का जो क्षेत्र होता था, कुछ क्षेत्रों पे वो अपना अधिकार जमा लेते थे या पूरे राज्य को अपने अधीन कर लेते थे। तो उनकी जो भावनाएं थी वो संकुचित थी। यानी कि भारत देश क्या है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। पूरा भारत खंड जो था वो छोटे छोटे खंडों में विभक्त था, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। तो छोटे एक एक राज्यों के राजा वो जितना क्षेत्र था उसी सीमित क्षेत्र को ही अपना पूरा संसार मानते थे, पूरा राज्य मानते थे, और उसी के लिए वो अपने जीवन को समर्पित कर देते थे। उसी के विस्तार के लिए या उसकी सुरक्षा के लिए वो पूरे जीवन पर्यंत लगे रहते थे, उसी में वो व्यस्त रहते थे।
ऐसा नहीं था कि सभी राजा एक मत हों और वह अपने पूरे भारत खंड के विषय में सोचें, भारत विषय वर्ष के बारे में सोचें, ऐसा नहीं था। वो छोटे छोटे राज्यों के विषय में सोचते थे। इसलिए उनकी भावनाएं कैसी थी, उनकी राष्ट्रीय भावना संकुचित थी, यानी एक पूरे व्यापक राष्ट्र की बात नहीं की जाती थी उस समय। एक अपने छोटे से सिर्फ सीमित क्षेत्र के राष्ट्रीय या भक्ति भावना की जाती थी। जैसे चित्तौड़ के राजा हो गए तो बस उनका चित्तौड़ ही क्षेत्र होता था, वह चित्तौड़ के आन बान शान के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करते थे, किंतु अन्य राज्यों को वो अपने सीमा में नहीं मानते थे और ऐसा भी नहीं मानते थे कि हम सभी जितने भी भारत खंड में या भारत भूभाग में जितने भी राजा हैं वो सभी एक राष्ट्र के राजा हैं और सभी एक परिवार के हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना उनमें नहीं होती थी, बल्कि वो सिर्फ एक राष्ट्रीय एक छोटे से क्षेत्र के लिए उनकी सारी भावनाएं समर्पित होती थी। तो ये भी उस समय के जो तत्कालीन साहित्य था उसके ये विशेषता रही है रासो साहित्य की। अब हम देखते हैं कि शैली, इसमें क्या थी, दो प्रकार की शैली प्रचलित थी। दो प्रकार की शैली प्रचलित थी। तो ये दो प्रकार की शैलियाँ कौन कौन सी थी? पहली शैली थी डिंगल। पहली शैली डिंगल शैली थी। डिंगल शैली क्या थी? ये अपभ्रंश और राजस्थानी प्रभावित थी। कैसी थी ये? अपभ्रंश कैसी शैली थी ये? अपभ्रंश और राजस्थानी प्रभावित थी। राजस्थानी भाषा प्रभावित थी। इसमें इन दोनों भाषाओं का मेल होता था। उसको हम डिंगल शैली कहते थे। और डिंगल शैली में ज़्यादातर क्या होता था, जो साहित्य लिखे जाते थे डिंगल शैली में, इसमें युद्धों का वर्णन होता था। इसमें क्या होता था? युद्धों का वर्णन प्रमुख होता था। और दूसरी जो शैली थी उस समय की रासो साहित्य की दूसरी शैली थी, वो दूसरी शैली कौन सी थी? पिंगल शैली। यानी कि पहली डिंगल शैली और दूसरी पिंगल शैली। पिंगल शैली में क्या था? इसमें अपभ्रंश भाषा और ब्रज भाषा का मिक्स होता था। अपभ्रंश और ब्रज भाषा, यानी कि प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछ चुका है कि डिंगल शैली में किन भाषाओं का मेल था। तो अपभ्रंश भाषा के साथ राजस्थानी भाषा मिली होती थी। जो रचना उसको हम डिंगल शैली बोलते थे और उसकी विशेषता थी कि युद्धों का वर्णन उसमें प्रमुख रहता था। दूसरी शैली थी पिंगल शैली। पिंगल शैली में कौन कौन सी भाषाएं मिक्स थी? तो अपभ्रंश भाषा और ब्रज भाषा का मिश्रण होता था, उसको पिंगल शैली कहते हैं। और पिंगल शैली में ज़्यादातर वर्णन कैसा था? प्रेम का वर्णन होता था। प्रेम का वर्णन, यानी कि जो भी प्रेम पूर्ण काव्य लिखे गए वो पिंगल शैली में लिखे गए। जैसे विशलदेव रासो का नाम सुनते हैं, वो श्रृंगारिक रचना है और वो क्या है, वो पूरी तरह से पिंगल शैली में लिखी गई है। यानी कि ये दोनों शैलियाँ किसी किसी काव्य में होता था कि कोई एक ही शैली प्रधान होती थी, जैसे डिंगल शैली या पिंगल शैली। लेकिन कुछ काव्यों में या ज़्यादातर काव्यों में ये दोनों शैलियाँ मिलती थी। जैसे जब युद्धों का वर्णन जहाँ पे करना होता था कवि को, वहाँ वह डिंगल शैली का प्रयोग करता था, जिसको अपभ्रंश भाषा और राजस्थानी भाषा में जो मिश्रित होती थी। और जब उसे नायिकाओं का वर्णन करना होता था, प्रेम का वर्णन करना होता था, तो जो प्रेम पूर्ण प्रसंग होते थे उनको वह पिंगल शैली में लिखता था और वो रचना या उतना वो भाग उनका अपभ्रंश भाषा और ब्रज भाषा में मिश्रित होता था। तो ये क्या था? ये उस समय के रासो साहित्य की विशेषता रही है कि उसमें दो शैलियाँ प्रचलित रहीं, डिंगल और पिंगल शैली। दोनों शैलियों में पहले में डिंगल में राजस्थानी और अपभ्रंश और पिंगल में अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिश्रित भाषा का प्रयोग होता था। ये उस समय के काव्य की शैलीगत विशेषता थी। और क्या था? और चौथी विशेषता थी इसमें कि युद्धों का सजीव वर्णन होता था।
युद्धों का सजीव वर्णन। यानी कि इसमें क्या था, जो रासो साहित्य लिखे गए, रासो साहित्य की विशेषता रही है कि युद्धों का सजीव वर्णन होता था। जैसे कि जो कवि हुआ करते थे वो राज्याश्रित कवि होते थे, और राज्याश्रित कवि होते थे तो राज्य में वह जिस राजा के राज्य में रहते थे, जब उस राजा के द्वारा कहीं युद्ध में भाग लेते थे वो राजा लोग, तो उनके साथ साथ वो कवि भी जाते थे राजा में, क्योंकि वो कवि होने के साथ साथ युद्ध कौशल में भी उनको दक्ष होना रहता था। वो दक्ष होते थे क्योंकि राजा के साथ जाने का मतलब होता था कि वहाँ पे वो जाते थे और जो युद्ध के लिए जो सेना होती थी, सेना की टुकड़ी को वह अपने ओजस्वी वाणी से उन्हें क्या करते थे, उत्साहित करते थे, युद्ध के लिए प्रोत्साहन देते थे, उत्साहित किया करते थे, उनमें जोश भरने का काम करते थे, उन्हें जगाने का काम करते थे। और कवियों की उस ओजपूर्ण वाणी को सुन करके जो सैनिक होते थे, जो राजा होते थे, वह अपने उस युद्ध में अपने कौशल का संपूर्ण प्रदर्शन कर पाते थे और या तो युद्ध को जीत लेते थे या युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते थे। तो जब ऐसी स्थिति थी कि जब कवि स्वयं मौजूद होता था, तो ऐसा तो नहीं ना कि युद्ध में आप जाएंगे तो ये पता चलेगा कि आप शत्रु दल के हैं और वहाँ के कवि हैं तो आपको कोई छुएगा नहीं, ऐसा होता नहीं था। तो जब राजा लड़ रहा है, सैनिक लड़ रहे हैं, तो दोनों पक्षों के राज कवि भी वहाँ पहुँचे हुए हैं उत्साहवर्धन के लिए। वह उत्साह बढ़ा रहे हैं, जोश जगा रहे हैं सैनिकों में, लेकिन साथ साथ वह स्वयं युद्धों में भाग भी लेते थे। तो वो प्रत्यक्षदर्शी होते थे, क्योंकि युद्ध में वो प्रतिभाग करते थे, तो समय आने पर वह तलवार लेकर के युद्ध स्वयं भी लड़ते थे और युद्ध में वो क्या करते थे, सैनिकों को जगाने का काम करते थे। तो जो घोड़े होते थे, घोड़े को टाप को भी सुनते थे, हाथियों के गर्जन को भी सुनते थे, तलवारों की झंझनाहट भी सुनते थे और तीर धनुष के सनसनाहट को भी सुनते थे, जो कट करके युद्ध में अस्त्र शस्त्र के द्वारा आहत होने पर कट करके जो सैनिक गिरते थे उनके चीख और चिंगाड़ को भी वो सुनते थे, उनके दर्द को भी सुनते थे और देखते थे, प्रत्यक्ष देखते थे। इसलिए वो युद्धों का सजीव वर्णन करते थे, उसमें कोई कल्पना नहीं होती थी। जैसे अभी हम लोगों से कह दिया जाए, हम लोगों ने कारगिल युद्ध के विषय में बस सुना है, कारगिल युद्ध को देखा नहीं, लेकिन अब हम लोग अगर रचना करने बैठे तो क्या होगा, हम लोग रचना करेंगे तो हम लोग कल्पना कर सकते हैं जो कुछ भी कारगिल युद्ध के विषय में हम लोगों ने सुना है, चीन के युद्ध के विषय में, या अभी जो विदेशों में जो भी वार चल रहे हैं, जो युद्ध का माहौल चल रहा था यूक्रेन वगैरह का, तो इस तरह से हम युद्ध को क्या कर रहे हैं, हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन हम वहाँ प्रत्यक्ष मौजूद नहीं हैं कि हम एक एक चीज़ों को प्रत्यक्ष देखें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कल्पना के आधार पे जो भी कविता लिखेंगे या कहानी लिखेंगे वो कल्पना के आधार पे लिखेंगे, कल्पना का बहुत बड़ा अंश उसमें समाहित होगा। किंतु ये कवि लोग कल्पना नहीं करते थे, क्योंकि ये लोग स्वयं उसमें प्रतिभागी होते थे युद्ध में, इसलिए इन लोगों का जो युद्ध का वर्णन होता था वो एकदम सजीव होता था, क्योंकि वो युद्ध में भाग लिए हैं, सब कुछ देख रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पे स्वयं भी युद्ध कर रहे होते थे। इसलिए उनके का जो युद्ध वर्णन का प्रसंग होता था वह एकदम सजीव होता था, उसमें कल्पना लेस मात्र भी नहीं होती थी। और क्या इसकी विशेषता रही है कि इसमें क्या होता था कि वीर और रौद्र रस की प्रधानता होती थी, वीर और रौद्र रस, रौद्र रसों की प्रधानता होती थी। जो भी साहित्य लिखा जा रहा था, रासो साहित्य, उसमें क्या था, वीर और रौद्र रसों की प्रधानता होती थी। यानी कि युद्ध का वर्णन है, कवि गया युद्ध में गए हैं तो वो ऐसे ऐसे रचना या ऐसी ऐसी कविताओं को बोलते थे, दोहों को बोलते थे, जिससे सैनिकों में जोश और उमंग भर जाता था और वो युद्ध में अपना शौर्य दिखाते थे। तो उसमें वीर रस की प्रधानता होती थी और एक दूसरे को देख करके, शत्रु पक्ष को देख करके क्रोध आना, ये रौद्र रस भी उसमें समाहित होता था। यानी कि वीर और रौद्र रसों की प्रधानता होती थी उनके काव्य में।
और इनकी इस रासो काव्य की एक और विशेषता है कि जो रचनाएं हैं, अधिकांश रचनाएं इसमें क्या हैं, अप्रमाणित हैं। अधिकांश रचनाएं कैसी हैं, अप्रमाणित हैं। क्यों अप्रमाणित हैं कि जब आचार्य शुक्ल इतिहास लिख रहे थे, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उस समय उन्होंने बहुत खोज की थी, बहुत सारा शोध किया था इन लोगों ने, घरों घरों में जा कर के सभी पूरे भारत के कोने कोने में जा कर के ये लोग वहाँ के जो साहित्य थे वहाँ के लोगों से मिल करके वहाँ जो उपलब्ध साहित्य थे या पांडुलिपियाँ थी उनको इकट्ठा करते थे। तो इस तरीके से उन लोगों ने जो सूची इकट्ठा की ग्रंथों की, तो क्या हुआ, उसमें बहुत सारे ग्रंथ पूरी तरह से प्रमाणित मिले हैं और अधिकांश ग्रंथ ऐसे हैं कि वो किस्से कहानियों में उपलब्ध हैं। जैसे कि किसी ने बताया कि ये कवि थे इस ज़माने में और इन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं की, इस नाम से लिखी थी, तो कुछ पंक्तियां उनको याद है या कुछ उसकी प्रतियां उनके पास उपलब्ध हैं, तो उन्होंने उपलब्ध करा दी। जो शोधकर्ता लोग थे, जो खोज कर रहे थे, उन लोगों को उपलब्ध करा दी। तो उसके आधार पे उसका जिक्र तो कर दिया गया, लेकिन वो संपूर्ण ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसको क्या माना गया, उसको अप्रमाणित माना गया। कि ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए अगर कोई रचना ही हमारे पास हो, लेकिन उस रचना पे जिस रचनाकार ने उसे लिखा है, जिस कवि ने उसे लिखा, उसका कोई भी जिक्र ना हो, कोई भी उसके बारे में वर्णन न किया गया हो, तो कैसे पता चलेगा, प्रमाणित कैसे होगा कि यह जिस कवि या जिस रचनाकार की रचना कही जा रही है उसी की है। हो सकता है किसी अन्य ने भी लिखी हो और किसी दूसरे ने उसको नाम उनका दे दिया हो, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए प्रमाणित रचनाएं वही मानी जाती हैं कि जिन ग्रंथों पे जिस रचनाकार ने भी लिखा है उस पे अपना नाम और अपने जीवन के विषय में कुछ भी बात अंकित करता हो। तो ऐसा न होने के कारण, उसके अभाव के कारण, जानकारी के अभाव के कारण वो रचनाएं अधिकांशतः अप्रमाणित मानी जाती हैं। कुछ ही ग्रंथों को प्रमाणित माना गया है। और क्या, रासो, इसकी एक और विशेषता रही है कि रासो साहित्य के अंतर्गत, रासो साहित्य के अंतर्गत, साहित्य के अंतर्गत प्रबंध काव्यों को लिखा गया है, यानी कि ज़्यादातर क्या किए गए, उसमें प्रबंध काव्य लिखे गए। और इसमें इनकी विशेषता रही है कि छंदों का वैविध्य है। छंद कैसे हैं, छंद वैविध्य है इसमें, यानी कि छंदों की विविधता है। जैसे आप पृथ्वीराज रासो के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि उसमें जो चंदवरदाई हैं उन्होंने 100 से ऊपर के छंदों का वर्णन किया है, छंदों का प्रयोग किया है। तो छंदों की विविधता रही है, किसी एक छंद में रचनाएं नहीं होती थी, उसमें बहुत सारी छंदों का प्रयोग होता था। तो छंदों की विविधता है और उसमें विभिन्नता भी है, यानी कि जो राजाओं की प्रशस्ति है उसमें विभिन्नता मिलती है। और क्या है, इसमें कल्पना की प्रधानता है, कल्पना की प्रधानता है। यानी कि मैंने अभी बताया कि जैसे जो युद्ध वर्णन होते थे वो तो सजीव वर्णन करते थे कवि लोग, लेकिन उसमें भी अपने राजाओं की वीरता का वो काल्पनिक वर्णन भी करते थे। कि जैसे जब आप रचनाओं को पढ़ेंगे, यानी कि उनकी रचनाओं के विषय में जब आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप ऐसे ऐसे वर्णन सुनते हैं कि जो कि अकल्पनीय ही होता है, यानी अविश्वसनीय घटनाएं उसमें वर्णित पाई जाती हैं। कि राजा ने किस तरीके से हवा में छलांग लगाया, एक बार छलांग लगाया, और किसी जैसे घोड़े का हवा में उड़ना, हाथी का अपने बहुत तेज़ी से भागना, मतलब बहुत सारी ऐसी अविश्वसनीय कल्पनाएं होती हैं जिस पे हम विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है। अब किसी का युद्ध में अदृश्य हो जाना दिखाए, तो ये क्या है, ये अदृश्य होना कोई दैवी शक्ति के कारण ही हो सकता है। सामान्य मनुष्य का अदृश्य हो जाना युद्ध से संभव नहीं है।
तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये काल्पनिक चीज़ें होती हैं, यानी कि युद्ध जब वो कर रहे हैं, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जब रचनाकार करता है अपने राजा की वीरता का, तो उसको कहते हैं वो उसमें कल्पना की प्रधानता हो ही जाती है। लेकिन जो भी युद्ध होते थे वो युद्धों का वर्णन तो उसको सजीव करते थे, कि जो युद्ध चल रहे होते थे वो आंखों से देखते थे, उसका वर्णन सजीव करते थे। उसके साथ साथ ही जैसे नायिकाओं का जो वर्णन होता था, जो प्रेम प्रसंगों के विषय में जब लिखते थे, तो नायिकाओं का वर्णन भी अतिशयोक्तिपूर्ण करते हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो को जब पढ़ेंगे तो जो संयोगिता का या पद्मिनी का जो वर्णन है, उसके सौंदर्य का जो वर्णन है, उसमें आप देखेंगे बहुत सारी काल्पनिक कल्पना का या काल्पनिक प्रतिमानों का सहारा लिया गया है। तो ये क्या होता था कि ये काल्पनिक भी होते थे, कल्पना की प्रधानता होती थी, जैसे सौंदर्य वर्णन में और राजा की वीरता के वर्णन में भी कल्पना की ज़्यादा प्रधानता होती थी, उसका सहारा लिए बिना कवि अपनी रचना नहीं करता था। तो ये सब विशेषता हो गई रासो काव्य की। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो भी आचार्य शुक्ल के द्वारा जो प्रमाणित 12 ग्रंथ या 12 ग्रंथों की जो 12 रचनाकारों की सूची दी गई है, हम उसको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को अब तक तो ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा कि ये रासो साहित्य आपको कैसा लग रहा है, और ताकि आपको और अच्छे से पढ़ाया जाए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर हमारे संस्थान के नंबर पे आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे पेट बह से जुड़ना चाहते हैं, चाहे ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, तो आप हमसे हमारे संस्थान के इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 81 15 20 78 27। ये हमारे संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मैसेज करके सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, फीस से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, जो भी जानकारी आपको चाहिए। आप कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं हमसे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।